अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सब पता है कि किसने क्या किया, साजिश में किसका क्या किरदार था। अगर दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि सबके नाम लिए जाएं। एक मरतबा फिर से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात किया और ये भी कहा कि अगर उनको कुछ हुआ, यानी कि उनकी जान को ख़तरे का, एक मरतबा फिर से उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि और उन्होंने कहा है कि वीडियो जो है वो उन्होंने संभाल कर रखी हुई है, एक खुफिया जगह पर महफूज कर दिया है। अगर उनको कुछ होता है तो वो वीडियो सामने आ जाएगी। उसमें उन तमाम किरदारों के नाम हैं जो कि उनके बकौल रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा और उस पर सवाल ये कि अगर वाकई में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है तो इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत क्यों तहकीकात नहीं करती कि कौन लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब को ख़तरा है या उनकी जान को ख़तरा है। एक साबिक वज़ीर आज़म वो मुल्क के रहे हैं, तो इसके ऊपर तहकीकात लाजमी होनी चाहिए और जो किरदार हैं उनको सामने आना चाहिए कि क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिसका आज जिक्र भी किया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की थी कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है और उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया था कि उनकी जान को ख़तरा भी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ फिर वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। पहला हमारा आज का टॉपिक ये होगा। आज के खिताब में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज़ादी सहाफ़त की भी बात की है कि किस तरह से जो सहाफ़ी हैं उनको हिरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो जो कहना चाहते हैं आज़ादी इजहार जो है उसको तब्दील कर लें या अपनी लाइन जो है उसको तब्दील कर लें। उन्होंने नाम भी लिए उन सहाफ़ियों के जिनको हिरासा किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे और सवाल भी उठाएंगे कि आखिर ये सिलसिला जो है कब ख़त्म होगा कि सहाफ़ी जो सच का साथ देते हैं या जो अपनी बात करना चाहते हैं उनको रोका जाता है। आज़ादी इजहार जो है उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, क्यों ऐसा किया जाता है कि हमारा आइन जिस चीज़ की हमें इजाज़त देता है बतौर सहाफ़ी भी, बतौर पाकिस्तान का शहरी भी, उसके ऊपर कदगनें लगाई जाती हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा और तीसरा पंजाब की सूरत हाल। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब साहब जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले जो घराने हैं पंजाब के, उनका बिजली का बिल नहीं आएगा। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और उनको तलब कर लिया और इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। और इसके साथ ही PTI रहनुमा फवाद चौधरी साहब की जानिब से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है और कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। तीसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। हमारे साथ आज मौजूद है निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मसनून, फैजुल्लाह कमोका साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं और एनालिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं मुना आलम। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फैजुल्लाह कमोका साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, सर ये कौन से राज अब बाकी रह गए हैं जिनसे इमरान खान साहब पर्दा उठाने की बात करते हैं, या कौन सी बातें ऐसी अब छुपी रह गई हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैं अब सबका नाम लूँगा, कौन कौन से किरदार थे, किसने क्या किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के तो लोगों को पता चल चुका है। अब जितनी अवेयरनेस पाकिस्तानी कौम में आज के दिन से पहले कभी नहीं थी। तो खान साहब ने जो ये बातें की हैं, अभी भी बहुत सारा कुछ ऐसा बाकी है। जी फैजुल्लाह, हमारे इस मुल्क की सलामती हमारे लिए बहुत अहम है। खान साहब जो है वो अगर तक वो उन राजों से पर्दा नहीं उठा रहे तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी मुल्क की सलामती को किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो ईगो है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी हो गई है और ये चीज़ जो है इस वक्त हमें पाकिस्तान को बिल्कुल उसी रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ श्रीलंका पहुंचा है। तो मेरी जो है वो राय ये है कि लोगों को जो मुक्तदर हलके हैं उनको अपनी जो है वो रविश को करने की कोशिश करनी चाहिए। वो समझते हैं कि कोई गलती हो गई है तो उनको मेरे ख्याल में वापसी का रास्ता भी है और वापस आ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। सर लेकिन जब आप कौमी सलामती की बात करते हैं कि नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे कि कौमी सलामती को ख़तरा हो जाएगा, तो सर यहाँ पर यह बात भी बड़ी अहम है ना कि अगर कोई रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना है, अगर कोई साजिश का हिस्सा बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल,
तो सर उसको भी उन किरदारों को भी सामने आना चाहिए। आवाम का हक बनता है कि वो उन लोगों को भी जाने, उनके नाम भी जाने, उनको देखें भी कि कौन लोग थे जिन्होंने साजिश की इस मुल्क के खिलाफ। सबका जिक्र कर दिया हुआ है, और जो कुछ अगर अभी तक बाकी है तो मैंने जैसे पहले कहा है कि आपके लिए तो शायद वो बहुत बड़ी खबरें हों, या आपका जो चैनल्स के लिए, मीडिया के लिए अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए तो आपको कोई मवाद मिल जाएगा। सर आजकल तो इतना मवाद है, रोजाना मवाद आ रहा होता है। मेरे ख्याल से इस वक्त मीडिया वाले जो है ना वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ जाए, कोई नया वो क्या कहते हैं पेंडोरा बॉक्स जो है वो ना ही खुले। बहरहाल मैं आगे बढ़ जाती हूँ। निहाल हाशमी साहब, सर एक ही मरतबा तहकीकात क्यों नहीं की जाती हैं हुकूमत की जानिब से? सर ये साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है सर? इस पर तहकीकात करें, एक मरतबा पता चले कि कौन है इमरान खान साहब की जान के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी चाहता हूँ, पूरी कौम चाहती है कि जान तो अल्लाह को देनी है। पीटीआई का तो ये नारा है, तो बता दें कौम को, एक ही बार बता दें। क्यों खुफिया रखना चाहते हैं? क्यों तहकीकाती कमीशन बना करके पैसा खर्च और वक्त खर्च करना चाहते हैं? जो आपकी ज़बान से पता चलेगा वो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप बता ही दें एक बार। क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। बंदा तो आपकी जान ले नहीं सकता है, जान तो हमेशा अल्लाह लेता है। बंदा के पास ये ताकत होता तो कब का सब किसी की जान बंदा ले चुका होता। तो हिम्मत करें, थोड़ी सी दिलेरी दिखाएं, बुजरी ना करें, जान बता दें, सारा कुछ बता दें कौम को। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरह से धांधली की कोशिश, माने डस्का के धांधले से और धुंध से भला कोई हो सकता है? ये जो आदमी जैसा होता है वैसे ही दूसरों को समझता है, वो उसी चश्मे से देखता है। जो कुछ इन्होंने डस्का में किया वो समझते हैं कि दूसरे लोग भी यही करेंगे। दूसरे लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग अवाम का दर्द रखते हैं, जमहूर पे यकीन रखते हैं, जमहूरी मामलात पे यकीन रखते हैं, तो वो इस पे बात नहीं करेंगे। तीसरी बात मेरे भाई ने किया, फयाज साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी वो राज है, जो राज है वो बताना नहीं चाहते, बताएंगे नहीं। तो अब क्या चीज राज रह गया ये बताएं। जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात उन्होंने कर दी, उन्होंने न्यूक्लियर पावर की बात कर दी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो न्यूक्स है, जो जौहरी कुव्वत है, वो खतरे में है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अफवाज सर उन्होंने खदशे का इजहार किया था। बच क्या गया? नहीं, निहाल हाशमी साहब खदशे का इजहार किया था ना, और ये इस तरह के खदशे का इजहार माजी में भी अगर हम देखें तो कई सियासी रहनुमा इस तरह का इजहार कर चुके हैं कि अगर फौरी तौर पर मामला ठीक ना हुए तो ऐसा हो सकता है। खदशे का इजहार किया था, ये नहीं उन्होंने कहा था कि 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके। नहीं, देखिए खदशा नहीं था, वो एक धमकी थी, वो एक धमकी थी। धमकी और खदशे में बहुत फर्क होता है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, डराने वाली बातें की थी, कौम को, मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। अगर कोई और किया होता किसी ने तो आज नहीं मालूम उसके साथ क्या हो चुका होता। मुझे नहीं मालूम कि ये इनके ऊपर किसकी आशीर्वाद है, कौन इनका। और जो अवाम कहती है, जो अवाम की राय है, जो सोशल मीडिया में आम है, जो मेन मीडिया में नहीं है, वो ये कि ख़ास एजेंडे पे खान साहब है कि पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को श्रीलंका के साइड बाई साइड खड़ा किया जाए, पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर किया जाए और इतना वनरेबल कर दिया जाए कि आलमी क़ुव्वतें और ताकतें ये कहें कि आप इस काबिल नहीं है कि आप कोई साइंसी चीज़ अपने पास रख सकें, और उनको मुदाखलत का जवाब दिया जाए। वो इस हद तक लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हमारे अंदर आलमी क़ुव्वतें मुदाखलत करें। यूँ आप समझ ले जो यूक्रेन के वाले मुकाम पे ये लेके जाना चाहते हैं। तो हम तो ये पाकिस्तानी कौम तो इस बात की इजाज़त नहीं देगी। और कहते हैं धांधली हुई, भाई आपके खिलाफ कोई धांधली नहीं हुई। आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका है, आईनी तरीका है, उसमें वही लोग जो कल तक आपके साथ इत्तेहाद किए बैठे थे आज आपके साथ इत्तेहाद खत्म कर देते हैं। वो लोग फ्लोर बदल के दूसरे तरफ आ जाते हैं। वो मुतमईन नहीं होते हैं आपकी नाहली से, नालायकी से, गवर्नेंस से। तो वो समझते हैं कि उनको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने अवाम को जवाब देना है कि आप ऐसे नाहिल लोगों के साथ बैठे हुए थे जो 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके।
तो अल्टीमेट उनको अपने आवाम के पास जाना, उन MNAs को, उन मुंतखब नुमाइंदों को जो पार्लियामेंट में बैठे, वो आवाम में जाने से पहले आपका साथ छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि गद्दारी है, आप कहते हैं कि आलमी साजिश है। आपके साथ जब थे तो वो आलमी साजिश नहीं थी, आपको छोड़ गए तो आलमी और मैंने कौन सा ये हुआ कि आपको टॉपल किया गया हो, कौन सा गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया गया, कौन सा मार्शल लॉ लगाया गया? जो लोग महंगाई की वजह से साथ छोड़कर गए PTI का, तो आपको नहीं लगता कि अब जो महंगाई की सूरत हाल है, अब जब वो अपने हल्के में जाएंगे तो फिर क्या होगा वहां पर? देखिए, जब वो हल्के में जाएंगे उस वक्त तक बारूदी सुरंग जो इन्होंने बिछाई हुई है, वो सारी बारूदी सुरंग इंशाअल्लाह ताला हम निकाल देंगे। पाकिस्तानी लोगों की मईशत के लिए कोई बारूदी सुरंगें हम नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद साहब सबसे इंपॉर्टेंट वजीर थे, वजीर दाखिला, उन्होंने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। तो इंशाअल्लाह शेख साहब जमा खातिर रखें, नवाज शरीफ साहब की जो हुक्मरानी होती है और उनकी पार्टी जब आती है इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, हमेशा बुरे वक्त में आई है और वो बारूदी सुरंग निकाल के CPAC बना देती है, यहाँ पे मोटरवे बना देती है, यहाँ पे मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन और नहीं मालूम लैपटॉप ले आती है, बहुत कुछ कर देती है। तो जमा खातिर रखें, जो लोग हमारे साथ आए हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। ठीक है मोना, ये इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर उस वीडियो की भी बात की है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैंने सबके नाम जो हैं वो लिए हुए हैं और उसको महफूज भी किया हुआ है। अब क्या समझा जाए, क्या वो किसी को डराने के लिए इस तरह की बात करते हैं ताकि अगर किसी का इरादा है कोई इस तरह की हरकत करने का तो वो पीछे हो जाए सिर्फ इस वीडियो से डर के? देखें, पाकिस्तान की तारीख इस मामले में बहुत स्याह रही है और इसमें कोई शक नहीं, ख्वाह वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या बेनज़ीर भुट्टो हों, उनके साथ जो हुआ वो हम सबको पता है, हमारे इल्म में है। कोइंसिडेंटली आज 5 जुलाई का भी दिन है, तो ये तमाम चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। हम ये तमाम चीज़ें हम तारीख में देखते आए हैं, ये सिर्फ कहने की या डराने की बातें नहीं हैं। और अल्लाह तमाम हमारे लीडरान को और हमारे मुल्क के अवाम को तमाम के जानो माल की हिफाजत फरमाए। इसी दुआ के साथ मुझे लगता है, देखिए कि कोई भी लीडर अगर ये खदशे का इजहार कर रहा है, इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। उसको हम हल्के में या कैजुअली नहीं ले सकते हैं। उस पर फौरी तौर पर एक तो ये कि इस बात को वक्त हो गया है, हुकूमत को इसके ऊपर जो उन्होंने कहा भी था कि कोई इंक्वायरी कराई जाएगी, मुझे नहीं अभी तक नजर आई है कि कोई हुकूमत ने इस पर इंक्वायरी कराई है। इस पर शफाफ किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराई जाए कि ये क्या मामला है। मुझे ये भी याद पड़ता है फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था कि कोई अफगानिस्तान से लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाने के लिए रखे गए हैं, या इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। जो भी मामला है, मुझे लगता है इसको बयान ना दिया जाए। बिल्कुल माजी को अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। और यही सवाल मैंने निहाल हाशमी साहब से भी किया था, आपने सुना ही होगा। वो कह रहे हैं कि खुद ही नाम बता दें किससे खतरा है ताकि अवाम के सामने आ जाए। अच्छा, मैं ये मुझे नजर आती है बात एक आयशा, कि मुझे लगता है एक मुमासलत जरूर है। जो भी गवर्नमेंट जिसको अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले घर जाना पड़ता है, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो। नवाज शरीफ की वैसे बाय द वे लास्ट टाइम हुकूमत घर नहीं गई थी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। वो भी बहुत बदकिस्मत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, अगर मैं बेहतर अंदाज में कह पाऊं, अपनी मुद्दत से पहले अगर घर जाना पड़े, जो उनकी फिर बाद में जो उनकी तरफ से एक बयानिया आता है ना, मुझे उसमें काफी हद तक मुमासलत नजर आती है। नवाज शरीफ साहब ने किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जिस तरह के वो अपने खिलाफ लोगों का जिक्र करते थे जो इस मुल्क में है, ताकतवर हल्कों की बात की जाती थी, उस तरह की बात इमरान अंदरूनी साजिश भी की है। अंदरूनी साजिश की बात करते थे वो। और अगर ऐसा बता दूंगा तो मुझे नहीं पता कि वो और मजीद क्या बता देंगे। वो सब कुछ तो बता चुके हैं। मतलब उनकी रैलीज में, उनकी जितनी गैदरिंग्स होती हैं, जलसों में खुले खुले पोस्टर्स लेके लोग खड़े होते हैं, पीटीआई के सारे अकाउंट्स उनको रीट्वीट कर रहे होते हैं। तो वो बता तो चुके हैं। मीर सादिक, मीर जाफर, वो मतलब क्या उन्होंने नहीं कहा है जिसमें कोई मजीद इजाफे की गुंजाइश रह गई हो। हाँ, सिर्फ इतना रह गया है, आप कहें कि जो बरमला नाम लेकर आप किसी को कहें। और जहां तक मेरी इत्तलात है, ये भी मेरे सुनने में आया है कि पीटीआई इसको अपनी अगली स्ट्रैटेजी मान रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मजीद नाम ले लेकर अब इस दफा बात करेंगे। तो ये देखें, ये भी कोई इस मुल्क में कोई नई या कोई पहली दफा नहीं होगा। इस तरह की चीजें हम इससे पहले भी देख चुके हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ इस मुल्क में ट्रेंड्स नहीं बदलते हैं जमहूरियत के हवाले से, लेकिन जो फेवरेट्स हैं, पसंदीदा और नापसंदीदा लोग, वो बदल जाते हैं। वो कभी वो होते हैं, कभी वो होते हैं, और फिर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, जो प्राइमरीली मसला है इस मुल्क की जमहूरियत का, वो बदल के नहीं देता है सालों साल से, बल्कि मुझे लगता है कि वो और मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है।
हाँ, मैं एक बात और मुझे लगती है कि ये जो बैरूनी साजिश वाली बात थी, मुझे लगता है खान साहब अब बैरूनी साजिश का कम ज़िक्र करते हैं, वो अब अंदरूनी साजिश का ज़्यादा ज़िक्र करते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। है कि वो उस वक़्त भी जब उनकी हुकूमत नहीं गई थी, 27 तारीख का जो उनका जलसा था, जब उन्होंने खत लहराया था, मेरा ये ख़्याल है कि उस वक़्त जो मीटिंग्स होती थी इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ, जिसमें बहुत उनके हैंड पिक्ड, चेरी पिक्ड सहाफ़ी बुलाए जाते थे, उन मीटिंग्स में भी खान साहब बहुत दफा ये बात कर चुके थे अंदरूनी साजिश की। वो उन मीटिंग्स में भी बैरूनी साजिश की बाय द वे बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, वो अंदरूनी साजिश की ज्यादा बात करते थे। लेकिन वो ये समझते थे कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं, शायद कोई ऐसी गुंजाइश निकालें और उनकी हुकूमत को बचा लें, तो इस वजह से वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे अंदरूनी साजिश का बरमला जिक्र करके। लेकिन अब चूंकि उनकी हुकूमत चली गई है, उनके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा अब वो खुलकर बैरूनी साजिश से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लोकल साजिश के बयानिए पे ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। तो क्या समझे हम मोना, एक और सवाल मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फैजुल्ला साहब की जानिब बढ़ूंगी। हम ये क्या समझे कि जो आलमी साजिश का बयानिया था, क्या इमरान खान साहब की ये भी स्ट्रैटेजी है, या फिर वो बयानिया जो है वो दम तोड़ता जा रहा है, इसीलिए वो अब दूसरे बयानियों की तरफ, क्योंकि हमने देखा कि महंगाई की भी वो बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने जो कहा कि अंदरूनी साजिश की बात कर रहे हैं, क्या ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है दोबारा से राहें निकालने की, या फिर इसको हम ये समझे कि आलमी साजिश का बयानिया क्योंकि दम तोड़ा था इसलिए अब वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि अंदरूनी साजिश के किरदारों का नाम लिया जाएगा? देखिए खान साहब जो उनकी एक कल्ट है जो उनको फॉलो करती है, वो बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल ब्लाइंड होकर उनकी बात पे अमल करती है। वो जो कहेंगे खान साहब उनकी बात पे उनके लोग, उनके फॉलोअर्स, उनके फैन उनकी बात मानेंगे। इसलिए मैं कभी ये बात नहीं कहूंगी कि बैरूनी साजिश का बयानिया दम तोड़ा था। उसका रीजन क्या है? बावजूद इसके कि उसको बहुत सपोर्ट करने के लिए खान साहब के पास बहुत ज्यादा कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि बड़ी सारी चीजें थी जो कि आईएमएफ इस हुकूमत से आप समझे कि आर्म ट्विस्ट कर करके करवा रहा था। वहां वो पेट्रोल महंगा करवाना हो या नैब के हवाले से जो आईएमएफ ने एतराजात उठाए हैं नैब तरामीम के ऊपर, वो मामलात हों, अगर वो सारे मामलात हम देखें तो आईएमएफ अगर वाकई इन लोगों को लाया है तो इन लोगों को क्यों सियासी तौर पर अनपॉपुलर कर रहा है? तो इसलिए बहुत लॉजिक नहीं है इमरान खान साहब के बैरूनी साजिश वाले बयानिए पे। लेकिन क्योंकि जो कल्ट उनको फॉलो करती है वो बिल्कुल इसके बालाए ताक कि लॉजिक है या नहीं है, जो खान साहब कहते हैं वो उनकी बात मानते हैं और सरे खम तस्लीम करते हैं। और मोना आपको नहीं लगता कल्ट इज सच अ नेगेटिव वर्ड किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स के लिए या फिर किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स के लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इज सच अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि बाकी सियासी जमातों के जो सियासी वर्कर हैं या जो उनको फॉलो करते हैं तो फिर वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं अगर इस तरह से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं किसी मखसूस सियासी जमात के वर्कर्स के लिए। मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनकी कल्ट हैं, उनके सही गलत हर बात के ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के फॉलोअर्स उनको फॉलो करते थे। कल्ट इज अ पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि अगर आप इसका जो लिटरेरी मायने है वो अगर आप देखें, कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो ना या कोई बहुत अच्छा कोई बहुत अच्छी कोई आर्ट का फॉर्म हो, उसको अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे वो चेंज ट्रांसफॉर्म करने का अगर कोई पावर रखता हो, यानी कि वो अपने तौर पर अपने आप में एक यूनिक चीज हो, नायाब चीज हो, तो उसको कल्ट कहा जाता है। तो कल्ट एक बहुत एप्रिशिएटेड, लेकिन अंधी तकलीद की जहां पर बात आ जाए ना, क्योंकि अंधी तकलीद जहां पर बात आ जाए वो तो फिर ये है ना कि आप अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आपके लीडर ने कह दिया वो शख्सियत परस्ती की तरफ चीजें चली जाती हैं। बहरहाल ही है, मैं बताऊं आपको ऐसा ही है आयशा, क्योंकि शख्सियत ही है। इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई में क्या है, और अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नाम हटा दें तो पीपल्स पार्टी में क्या है? बेशक ये कि उनकी लेगेसी दीगर उनके लोगों ने आगे बढ़ाई है, बट द प्राइम ऑफ पीपल्स पार्टी इज ऑब्वियसली जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके अलावा कोई भी नहीं है, ना उनके आगे ना उनसे पीछे। फैजुल्ला कमोका साहब, सर इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा है कि आज जितने बुरे हालात हैं आज से पहले पाकिस्तान में कभी भी नहीं थे। तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि क्योंकि वो नहीं है तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालांकि महंगाई आपके दौर में भी थी और अगर पीटीआई वापस आ जाती है तो हालात फिर से ठीक हो जाएंगे? तो मैं मोना की बात का जवाब देना चाहता हूँ, फिर आपके की तरफ आऊँगा। इन्होंने कहा कि अंधी तकलीद होती है वहाँ पे जहाँ पे जहालत हो। अब इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, अब इस्लामाबाद में आप देख लें जितनी पढ़ी लिखी क्लास है वो सब लोग इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। जो सोच फिक्र रखने वाले लोग हैं वो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं।
जितने प्रोफेशनल्स हैं वो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, जितने रिटायर्ड सर्विसेज के लोग हैं वो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि मोना अंधी तकलीद तो वो है जो पीपल्स पार्टी की नहीं कबोका साहब, शायद आपने मिस हेयर किया, मैंने ये लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया है। ये आयशा ने मुझसे पूछा कि आया कल्ट को अंधी तकलीद मैं कह रही हूँ, तो मैंने उसकी नफी की है और मेरी यही गुजारिश है कि मैंने एक पॉजिटिव टर्म के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के भी फॉलोअर्स को कल्ट कहकर मुखातिब किया और खान साहब को भी। कल्ट इज माय वर्ड जो कि मैंने इस्तेमाल किया है, अंधी तनकीद का वर्ड मैंने यूज नहीं किया। जी इसी बात को ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं। आप यकीन कीजिए कि जितनी खुली बात हम अपनी कोर कमेटी में बैठ के खान साहब के सामने कर सकते हैं, किसी और पार्टी में कोई जुर्रत नहीं कर सकता वैसे बात करने की अपनी लीडरशिप के सामने। जो अंधी तकलीद है वो है इन खानदानी पार्टियों के अंदर। एक चिट्ठी लेके आ जाता है तो वो कहता है जी कि मुझे ये चिट्ठी मिल गई तो अब मैं पार्टी का जो है वो स्याह सफेद का मालिक बन गया। मैं तमाम पार्टी के लोगों का फॉलोअर्स का अब लोग मुझे फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो जिन लोगों ने सारी जिंदगियां गुजार दी वो छोटे बच्चों के पीछे जिनको शायद सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। और क्या अब मुझे ये बताएं, पंजाब में और कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जिसको वजीर आला पंजाब बनाया जा सकता। और जो हरकतें अब पंजाब के अंदर हो रही हैं, अभी हाशमी साहब कह रहे थे कि जो वहाँ पंजाब के अंदर जी बड़ा वो जमहूर की को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर आप आज़ादाना तौर पे पंजाब के अंदर जो हालात देखें, जो इस वक्त खौफ व हरास की फिजा इन्होंने जहाँ 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बनाई हुई है, पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से यही कुछ करते आए हैं और ये इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। ये फायदा उठाया है हमेशा इन्होंने इस करप्ट सिस्टम से, तो ये इसी को अपनी ताकत समझते हैं। हम जो है जमहूर की ताकत को हम समझते हैं। आज पाकिस्तान के लोग, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रैवल में हूँ, 4 हल्कों की जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं 4 हल्कों के इलेक्शंस को देख रहा हूँ। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आज़ादाना इलेक्शन हो तो इन सब की जमानतें जब्त हो जाएं। ये 11 पार्टियों के जो मुश्तरका कैंडिडेट हैं ये आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। अब अगर इनको ये जिंदा हैं या ये खड़े हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने गासबाना कब्जा किया हुआ है पंजाब की हुकूमत के ऊपर, उस कब्जे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार तो नहीं दिया था हमजा को। बड़ा उन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा था कि असल वज़ीर आला का इंतखाब तो 22 जुलाई को होना है। आप उस तक जो जरूरी इकदामात हैं या जो जरूरी चीजें हैं वो आप करें, लेकिन कोई ऐसे फैसले ना लें। तो उन्होंने तो यानी मैं हैरान हूं कि यानी वफाक का महकमा है, ये जो हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर का डिपार्टमेंट है, ये तो वफाक का महकमा है। वजीर आला पंजाब 100 यूनिट माफ कर रहा है, लोगों को बेवकूफ समझते हैं, पता नहीं कि लोगों को पता नहीं है वजीर आला पंजाब की क्या हैसियत है। सर पंजाब का हम टॉपिक आगे हमने करना है, इसके अंदर ये सारी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या तनकीद कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा था ना कि इमरान खान साहब ये क्यों समझते हैं कि अगर पीटीआई होगी तो मुल्क बिल्कुल ठीक होगा, पीटीआई या इमरान खान साहब नहीं होंगे अगर हुकूमत के अंदर तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं गुजारिश कर दूं, मैं 3.5 साल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू का चेयरमैन रहा हूँ, ठीक है। और मेरी पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इसके ऊपर मेरी काफ़ी गहरी नज़र रही है। मैं अकाउंटेबिलिटी करता रहा हूँ, जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इदारे थे, एफबीआर था। अब मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा जो है वो मिसकंसेप्शन ये क्रिएट की गई थी कि जी इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा गए, पेट्रोल की कीमत को 150 पे उन्होंने कर्टेल किया हुआ था, 5 रुपए यूनिट बिजली में उन्होंने जो सब्सिडी दे दी। अब हुआ क्या, मैं आज आपके सामने हकायक रखना चाहता हूँ। हमें जो IMF ने
टारगेट दिया था टैक्स इकट्ठा करने का वो 6000 अरब था, यानी 4300 अरब लास्ट ईयर था और इस साल 6000 अरब का टारगेट था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फरवरी में पता चल गया कि हम 6400 अरब रुपया इकट्ठा करने जा रहे हैं। 400 अरब रुपया हम एक्स्ट्रा इकट्ठा कर रहे थे। जी फैजुल्ला साहब, फैजुल्ला का मौका साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर से उनसे रब्ता करें और यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी सहाफ़त कब तक पाकिस्तान में खतरे में रहेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात कर लेते हैं आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त की। निहाल हाशमी साहब, आईने पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, लेकिन ये जो मामला है हमारे मुल्क के अंदर सहाफ़ियों को हिरासा करने का, उन पर मुकदमे करने का, उन पर हमले करने का, सर ये कोई नया तो है नहीं। माजी में भी हम इस तरह की चीज़ें देखते आए हैं। सर ये सिलसिला कब रुकेगा? अब दोबारा से हमले भी शुरू हो रहे हैं, सहाफ़ियों पर मुकदमे भी बन रहे हैं। कौन लोग हैं ये सर जो सहाफ़ियों को कॉल्स करते हैं, नो कॉलर ID से उनको हिरासा करते हैं, उनकी फैमिलियों को हिरासा करते हैं? आयशा, जब रियासत मजबूत हो जाएगा, जब पार्लियामेंट मजबूत हो जाएगी, जब जमहूर मजबूत होगा, जब रूल ऑफ लॉ होगा और जब सियासी जमातें अपने फैसले खुद करेंगी, तो जो लोग ये कॉल करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी, जो लोग दुआले भेजते हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी। जब हम खुद इख्तिदार के चक्कर में बढ़ जाते हैं, जब अफसार आलम को गोली लग जाए या मतीउल्लाह जान अगवा हो जाए या असद अली तोर के साथ कुछ हो जाए, सर लेकिन के साथ हो जाए, निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान सर एक सवाल मेरा, एक सवाल ले लीजिए, चलें कर लीजिए जी। जब ये सब हो जाए और उस वक्त के हुक्मरान जमात ये कह रही हो कि दे डिजर्व, और वो उस वक्त नए नए कवानीन लेके आती हो सहाफियों को पाबंद, हम जब खुद कमजोरी की अलामत बन जाते हैं तो वो लोग इसका मौका पाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो आज अगर इमरान खान साहब बात करें चंद दोस्त सहाफियों के लिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी सहाफी तो छोड़ दें, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। आज मैं ऑफिस में वैसे ही बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, मैं वकील हूं कि मैं नया एडिशन देख रहा, तो मैंने कहा क्या कमी बेशी हुई है, नया एडिशन, एक नया एडिशन हमने देखा, तो कोई कमी बेशी नहीं है। जो हमारे फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जितनी ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है, उसमें जितनी बात की गई रूल ऑफ लॉ की, उसमें जितनी जमहूर की बात की गई है, उसमें जितनी आपके राइट्स की बात की गई है, आज मैं जब देखता हूं रियासत पाकिस्तान पीछे रह गया, इदारे आगे निकल गए। हमारे यहाँ अब वजीर आजम भी डर के काम करते हैं, उन पे भी पाबंदी लगा दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट सबऑर्डिनेट बन चुका है। अब जरूरत इसकी बात की है कि हम सारे लोग रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करें, एक एक शख्स, और एक एक शख्स मुनाफकत से निकल के इंसानियत और ईमानदारी पे आए और सच बोलना शुरू कर दें। हम धमकी ना करें, खेल खिलवाड़ ना करें। तो आप जैसे अभी मोना ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालना अफसोसनाक पहलू था, और आज पूरी दुनिया मान रही, मगर उससे नवाज शरीफ का अकेले का नुकसान नहीं हुआ, नवाज शरीफ का नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ। सीपैक बंद हो गया, सीपैक बंद हो गया, गवादर पोर्ट ड्राई होने लगा, पाकिस्तान के तिजारती खसारे बढ़ गए, पाकिस्तान के अंदर बिजली का लोड शेडिंग शुरू हो गया, पाकिस्तान में डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, रोजगार के मौके बढ़ गए, खत्म हो गए। तो जनाब एक नवाज शरीफ को नहीं सफर किया, पूरे पाकिस्तान ने किया, 22 करोड़ लोगों ने किया। निहाल हाशमी साहब, जब आप रियासत की कमजोरी की, जब रियासत की कमजोरी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की कमजोरी की बात करते हैं, तो सर इस चीज को मानिए ना कि सियासी जमातें ही जिम्मेदार हैं इस कमजोरी की। अगर इदारे आगे निकल गए तो इसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आयद होगी? सियासी जमातों पर आयद नहीं होगी। देखिए हमारा मुकाबला दुनिया के दूसरे जमहूर से नहीं है, हमारे सियासी जमातों को पनपने नहीं दिया गया, हमने मजबूत किया। आप चले जाने एक DC साहब और SDM साहब के पावर देख लें, जिनकी जिम्मेदारी है हमारी गार्डिंग करना, हमारी सिक्योरिटी फ्राहम करना, वो आप पुलिस में चले जाए, किसी भी इदारे में चले जाए, वो अपनी सिक्योरिटी ज्यादा करते हैं, आपके तो नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए, सरकारी अफसर समझता है कि हम उसके मातहत हैं, हम रियाया हैं,
जो यहाँ सरकार के सरकारी अफसर बैठा हुआ है, कोई भी महकमा का हो, वो हमें रियायत से भी बदतर समझता है। आप किसी भी जगह चले जाए, वो डांटता है, पीटता है, वो आवाज शोर करता है, वो आम पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझता है। जब तक ये माइंडसेट, जब तक खुदा को जवाब दे नहीं होना है, जब तक अपने आप को आम इज्मा, जैसे वो कहा था ना अली अहमद कुर्द ने कि आपको 22 करोड़ लोगों को ऊपर लेके जाना है, जब तक आप लोगों को ऊपर लेके नहीं, जब तक उनकी इज्जत नहीं करेंगे, जब तक किसी भी शोबे से हो, आपकी माशी हालात कुछ भी हो, आप इक्वल सिटीजन के जब तक आप लेवल नहीं देंगे, और ये हमें अब ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई बात है, मुल्क के इंटरेस्ट में, ये मुल्क लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना है और आज भी लाखों हजारों लोग कुर्बानियां दे रहे हैं अपनी जानो माल की पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तो पाकिस्तान को एक लाफ्टर स्टॉक तो ना बनाया जाए, पूरी दुनिया में मजाक ना बनवाया जाए। इवन हमारे टॉक शोज में बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ हम बात नहीं करना चाहिए। लेकिन सर इस वक्त आपकी हुकूमत है, निहाला हाशमी साहब, तो नहीं है ना, इस वक्त आप लोग हुकूमत में हैं, तो नहीं है सर आप लोगों को फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। ये मामले को जरा टेकअप करें, ये पता करें कि कौन लोग हैं, इनको पकड़ें, सामने लेकर आए, ताकि दोबारा ये हिम्मत ना करें इस तरह से हरकतें करने की। बिल्कुल पकड़ेंगे और करार बाकी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो कराची जो पाकिस्तान का बिजनेस है, वह मुना भी जानती है, शी बिलोंग्स टू कराची, कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था और कराची के कारोबारी या दुकानदार हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या सरमायादार, उन सब ने हाथ खींच लिया था। यहाँ पे अगवा बरा तावान था, क्राइम था, डाले थे, कुछ भी था, मगर नवाज शरीफ साहब ने इस शहर को पुरअमन बनाया, फिर से इकोनॉमी हब बनाया, फिर एक्टिविटी परवान चढ़ी। तो बात सारी ये है कि अगर आपके पास विल हो, अगर आपके पास विल हो तो आप ये कर सकते हैं और साजिश में शामिल ना हो। बार बार नवाज शरीफ पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा कि पाकिस्तान की सड़कों की भी तामीर कर रहा हो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी ठीक कर रहा हो, एग्रीकल्चर को भी ठीक करता हो, एनर्जी को भी ठीक कर रहा हो, माशरे को और सबको साथ लेके चल रहा हो। याद रखिएगा, आज अगर हम मातम करते हैं ना लियाकत अली खान की, अब पहले सब कहते थे जी सारे लोग ही करप्ट है सियासतदान, लियाकत अली खान कल मैंने देखा उनका जो बेटा है अकबर लियाकत, उसके पास तो इलाज के लिए पैसा नहीं है, और जब लियाकत अली खान शहीद हुए थे तो उनकी बनियान फटी हुई थी। हम जाने के बाद कहते हैं, भुट्टो साहब चले गए तो हमने कहा बड़ी ज्यादती हो गई। जनाब हम जाने के बाद कहते जिंदगी में हम कदर क्यों ना करें, मगर मुनाफकत ना करें, सच्ची बात करें, साजिश का हिस्सा ना बने, लोगों की इज्जत करें। जब हम जमहूर पे आते हैं तो हम, जब अपोजिशन में होते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इख्तिदार में जब आई के साथ थे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। कौन सा ऐसा अपोजिशन लीडर था, मरियम नवाज को क्या जेल में से उठा करके गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या फरियाल तालपुर को रात 12 बजे जेल खुलवा के हॉस्पिटल से नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या नवाज शरीफ के नैब के जब वो थे हलवारात में तो उनके साथ जबर नहीं किया गया? उनका प्लेटलिस्ट क्यों कर गया? क्या आज वजीर आजम इमरान बताएंगे कि शहबाज शरीफ और हमदा शरीफ, क्या सिर्फ पीटीआई को जिम्मेदार समझते हैं आप? ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, क्या सिर्फ पीटीआई को जिम्मेदार समझते हैं इन सारी चीजों का? देखिए, आप जब भी बात करते हैं तो मादी की हुकूमत की बात करते हैं। आप बताइए, नेशनल क्राइम एजेंसी जो थी उसने मलक रियाज को तो पकड़ लिया, मगर हुसैन हसन सलमान के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिल सका उनको। हम शहबाज साहब के खिलाफ तो कुछ ही नहीं मिला, मगर आपने नैप ने भी आपको बेल आउट कर दिया, फिर आपने एंटी करप्शन को भेज दिया और आप कह रहे हैं जी दोनों बाप बेटे अदालत को महफूज है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था, लगा रहे उनके ऊपर, मेरा सवाल ये नहीं था। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। फैजुल्ला कमोका साहब, सर ये जिस तरह से सहाफियों को अब निशाना बनाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज तक को हिरासा किया जा रहा है, हमले कराए जा रहे हैं, अयाज अमीर साहब वाला मामला जो है आपके सामने है, सर पीटीआई अब इसके ऊपर क्या करने जा रही है? किस तरह से इन चीजों को रोका जा सकता है? देखिए, जो भी फोरम्स अवेलेबल हैं अदालतों के जा रहे हैं, और ये देखिए आज़ादी सहाफत के ऊपर इतना बड़ा हमला इससे पहले पाकिस्तान में मैंने इतनी बर्बरियत नहीं की। यानी अब इतने बुजुर्ग आदमी हैं अयाज अमीर साहब, और उन्होंने किसी एक पार्टी पे तनकीद नहीं की, उन्होंने सब के ऊपर तनकीद की, तो उनको भी नहीं छोड़ा गया। फिर इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी मैं समझता हूँ ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये ज्यादती ये नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, ना सिर्फ सहाफियों के साथ बल्कि पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ। जो कुछ यानी जो हमारा आज़ादी मार्च था उसमें
फैमिलीज, बच्चियां, बच्चे और हमारी खवातीन, ये सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जुल्म और बर्बरियत नहीं की गई जितना उस आज़ादी मार्च वाले दिन, जितने शेल फायर किए गए, वो शेल इस्तेमाल किए गए जो दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। रबर बुलेट इस्तेमाल की गई, इसके अलावा पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभी को जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भी, जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भी जो अपनी तकरीर की थी उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो फैजुल्लाह कमोका साहब, ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी ये इल्जामात हुकूमत वक्त पर लगते थे कि किस तरह से सहाफियों पर पाबंदी लगाई जाती है। जायज करार दे दिया। जी बात ना जी, इनकी लीडरशिप से उन्होंने इदारों के जो सरबराह हैं, आन हैं, उनके नाम ले लेके उन्होंने सारा कुछ जो है वो, गुजरावाला का जलसा याद नहीं है आपको? और जो मरियम नवाज साहबा नारे लगवाती थी और ये कन्विक्ट लोग हैं। मैं तो हैरान हूँ इस मुल्क के सर। लेकिन एक चीज अगर इस वक्त गलत है तो वो उस वक्त भी गलत थी ना, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है उन वाकयात से जो आपके दौर में हुए? बिल्कुल, मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि हमारे लीडर ने कभी भी, ना हमारी तरबियत ऐसी है, ना हम ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, गुजारिश ये है, ये बात कर रहे थे इकोनॉमी की कि नवाज शरीफ साहब थे तो ऐसे था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमें बैंकरप्ट इकोनॉमी मिली, हमने कोविड का भी सामना किया। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जिसकी रिपोर्ट इनके अपने दौर में आई है, मैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैजुल्लाह कमोका साहब की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, कोशिश करेंगे दोबारा से सर आपसे रब्ता करते हैं, आपकी लाइन जो है वो ठीक नहीं है। मोना, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मोना, सिर्फ वो सहाफ़ी नहीं जो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जिनको धमकियां भी मौसूल हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पर आकर उसका जिक्र भी करते हैं। और अगेन कि ये कोई नए वाक़यात नहीं है, इससे पहले भी हम इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं। तो ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं? देखें, बिल्कुल ये बात सही है कि ये हर दौर में ये बिल्कुल बर्बरियत है, ये फैसिज्म है, इसका कोई इसमें इनकार नहीं है। और जब भी ये जिसके साथ भी हुआ है, अयाज अमीर साहब, बिल्कुल एक तो वो सहाफ़ी, ऊपर से बुजुर्ग, और जिस तरह से बिल्कुल भरे रोड के ऊपर जिस तरह से उनकी गाड़ी को रोक कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वाकई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह की मिसाल हमें उस वक्त भी नहीं मिलती जब अफसार आलम साहब पार्क गालिबन निकले थे वगैरह के लिए, उनको दिन दहाड़े जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, फिर उनकी तस्वीर जो आई उनका भी मजाक उड़ाया गया। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। ये जो दोनों सहाफ़ी हैं, दोनों जो हजरात हैं, वो इस वक्त जो बिल्कुल मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, और बिल्कुल एक आपस में इनका तसादुम है जहाँ तक एटलीस्ट इनके व्यूज का ताल्लुक है। लेकिन जो चीज उनके लिए गलत है वही के लिए भी गलत है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा, होता क्या है आयशा, होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई वाकया सहाफत पर कोई भी हमला हो तो बदस्तूर उसकी जो अपोजिशन होती है उसके ऊपर पुरजोर उसकी मजम्मत करती है, उस पर बताती है कि मुल्क को कितने बड़ा फैशिस्ट स्टेट बना दिया गया है। ऐसे वाकयात जब खान साहब के दौर में होते थे तो यही मजम्मत इस वक्त की हुकूमत के लोग करते थे, और जब अभी हो रहे हैं तो खान साहब की मजम्मत करते हैं। अच्छा, हुकूमत का क्या होता है रवैया? हुकूमत का ये रवैया होता है जैसे उसमें जो सेंसिबल वॉइसेस होती हैं, जैसे हमारे निहाल साहब हैं यहाँ पे, वो उसकी मजम्मत करते हैं, वो कहते हैं ये हर दौर में गलत है, वो सब मानते हैं। लेकिन हुकूमत का काम मजम्मत करना नहीं है, हुकूमत का काम एक्शन लेना है। और ये एक्शन हमने ना पिछले दौर में देखा था, जब पीटीआई के दौर में जो वाकयात हुए उनकी एक लंबी लिस्ट बनी पड़ी है, कभी कोई किरदार सामने नहीं आए। हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ, हामिद मीर साहब के ऊपर हमला हुआ, कौन था जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता है। उसके बाद अब इस वक्त जो हो रहा है इमरान रियाज खान के साथ जो हो रहा है, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ साहब या अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ, और आप ये बात यकीन से कह सकती हैं कि ये नाम भी सामने नहीं आएंगे जो इन सब के पीछे हैं?
मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ, मुझे कोई खुशफहमी पालने का शौक नहीं है। मुझे आयशा, हुकूमत कमजोर है, नामालूम अफराद मजबूत है। सर ये आप हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, आप ये खुद मान रहे हैं। कह रहे हैं तो हम क्या शिकवा करें? बिल्कुल, आप खुद ये कह रहे हैं कि कमजोर है। ये कह रहे हैं तो आप हम जैसों की हालत है ज़ार, तो फिर आप अपनी जबान में कोई शायराना अंदाज में बयान कर दें, फिर आप बस अंदाजा लगा लें कि सहाफियों का क्या आलम होगा अगर ये सन 90 में टर्मिनोलॉजी निकली थी, नामालूम अफराद नहीं, सॉरी, कराची में हमने 1985 के बाद से सुना था नामालूम अफराद। उसमें फिल्म भी बन गई जी, एक बहुत जबरदस्त फिल्म बनी थी नामालूम अफराद, मगर नामालूम अफराद आज तक किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सर ये नामालूम अफराद रियासत से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, ये नामालूम अफराद। निहाल हाशमी साहब, आप जानती हैं, प्लीज आप जानती हैं, आप बेहतर है बताएं ना, आप हमारे या आप इजहार करें, आप ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। सर मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि नामालूम अफराद की आपने बात की ना कि नामालूम अफराद हैं जो ये सब कुछ करते हैं, कभी सामने नहीं आते। ये मेरा काम तो नहीं है उनको सामने लेकर आना, तहकीकात करना। ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है कि अगर किसी सहाफी के साथ कुछ हो रहा है, वो बार बार कह रहा है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे हिरासा किया जा रहा है, तो सर तहकीकात करना तो सर ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हुकूमत को जवाब दे हैं, आप हुकूमत का हिस्सा है जी। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो सहाफी है ना, जो एक बड़ी अजीब सी रिवायत, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, जो सहाफी मैं जो आपको कह रही थी ना, शुरू में अर्ज कर रही थी कि दो मुख्तलिफ थॉट्स के साथ जी, दो एक्सट्रीम हमें नजर आती हैं सहाफत के अंदर जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो एक एक्सट्रीम है ना, जब दूसरी एक्सट्रीम पे हमला होता है तो वो बहुत खुश होती है, वो उसका मजाक उड़ाती है, वो कहती है कि ये जो हमला है ये वो दिखावा कर रहा है, उसकी बैंडेज भी नकली है, उसकी गोली भी नकली है, अल्लाह माफ करे। और जब दूसरी एक्सट्रीम के साथ होता है, दो टेलीविजन चैनल पे हमला हुआ तो दूसरे चैनल वाले मजाक उड़ा रहे थे और खुश हो रहे थे। सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि दो एक्सट्रीम नजर आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ऐसा ये मतलब हुआ कि जहां पर हम सियासतदान, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑपोजिशन इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ईरान में भी तो झांक कर देखना है हम सहाफी क्या कर रहे हैं। क्या हमें कोई इत्तेहाद है इन तरह के वाकयात को लेकर? हम तो खुशियां मनाते हैं जब दूसरी तरह के हमसे तफादुम रखने वाले ख्यालात वाले सहाफी के साथ ये वाकया हो, हम उल्टा खुश होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मतलब ये आप अपनी भी तो हालत देखें ना। आप एक और चीज आपने नोट की होगी मोना, ये चीज नेशनल टेलीविजन पर आकर नहीं होती बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये ज्यादा चीजें नजर आती हैं कि खुलकर वहां पर जो है अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। बहरहाल वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगी कि लास्ट टॉपिक के ऊपर एक कमेंट मैं तीनों से ले लूं। पे भी हमने देखा है। अच्छा सर, मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, इसके ऊपर मैं यही कह सकती हूँ। फैजुल्लाह कमोका साहब, सर ये जो 100 यूनिट वाला मामला है पंजाब के अंदर, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब ने जो ऐलान किया है कि मुफ्त बिजली मिलेगी, तो सर इससे हो तो गरीब का ही फायदा रहा है, तो पीटीआई क्यों इसको सियासी मामला करार दे रही है और क्यों इसके ऊपर तनकीद कर रही है? देखिए, पहले बिजली के रेट्स बढ़ा के कहाँ ले गए ये बिजली की कीमत, फिर ये को हमदर्दी है लोगों से, तो पेट्रोल की कीमतें इमरान खान ने, मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, खान साहब ने, यानी हम कोई 400 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा है, उसमें से जो सूबों का बजट है उसमें से हम कुछ पैसे थे, ठीक, कुछ पैसे हम उनमें से ले रहे थे, और हम ये 4 महीने के लिए हमने पेट्रोल की कीमतें भी हमने मुस्तहकम रखने का कहा था कि 150 पे रखेंगे, और इसके अलावा जो 5 रुपए हमने बिजली का यूनिट भी सस्ता देना शुरू कर दिया था, और ये तकरीबन 105 अरब रुपए माहाना बनते थे, और हम जो 400 अरब रुपए इकट्ठा कर रहे थे एक्स्ट्रा, उसमें से भी जब ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई तो जो हम 6400 अरब पे हमारा जो रेवेन्यू जाना था वो 6100 अरब पे आके रुक गया, और जो लोगों को हमने रिलीफ देना था वो भी रुक गया, और इन्होंने उल्टा अब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही हैं, कम हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कहाँ जा चुकी हैं वो अब आपके सामने है। आम आदमी का तो सांस बंद कर दिया। 100 यूनिट की बात सिर्फ सियासी नारा है। अब मुझे ये बताएं कि ये पानी और बिजली के वफाकी वजीर हैं ये हमजा शहबाज साहब या वजीर आला पंजाब है जो ऐलान कर रहे हैं, यानी इनकी क्या जुरिस्डिक्शन है?
यानी एक चीज से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं आती हूँ निहाला हाशमी साहब। जी फैजुल्लाह साहब, दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी निहाला हाशमी साहब, सर ये बता दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो उम्मीद रखता था कि खान साहब, इमरान खान साहब, महमूद खान जो वजीर आला केपी है, उनको हुक्म सादिर फरमाएंगे कि जो काम किया है हमदर्द शहबाज ने, आप भी इतनी अच्छा काम करें, अवाम को रिलीफ दें। अगर गरीब को रिलीफ मिल रहा है तो पीटीआई को क्यों तकलीफ है? रिलीफ गरीब को है, तकलीफ पीटीआई को है। भाई आप भी रिलीफ दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको देना चाहिए था। आपकी तो 8 साल से, 8.5 साल से हुकूमत है, 9 साल से हुकूमत है केपी में। आपको भी चाहिए कि आप रिलीफ दें। लेकिन निहाल हाशमी साहब, बड़ी अच्छी बात है ये कल भी मैंने बात की थी। फैजुल्लाह कमोका साहब, मुझे कमेंट लेने दें निहाल हाशमी साहब का। निहाल हाशमी साहब, कल भी मैंने ये बात की थी कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर गरीब को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, क्योंकि आगे होने वाले हैं ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो महदूद इख्तियारात की उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की बात की थी, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसको ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तो सर ये भी तो मामला देखना है ना निहाल हाशमी साहब। देखिए आयशा, अगर 20 हल्के के लिए होता ना तो फिर बात समझ होता कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों को रिलीफ किया है। 12 करोड़ आवाम में से जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ दिया है। ये कोई इलेक्शन स्टैंड नहीं है, ये एक अच्छा फैसला, एहसन फैसला था। मैं तो कहता हूँ महमूद खान साहब भी ये फैसला कर लेना कि वो भी दे दे, सूबाई हुकूमत दे अपने गरीब लोगों के लिए बिजली की बिल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया और मोना का कमेंट रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब उनको बुलाएंगे तो उनसे जरूर इस पे कमेंट लेंगे। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।